हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो बुक है रेनबो उससे। इस चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यानी कि भारत को एक ट्रेवलर मतलब क्या होता है जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है। जैसे अपने यहाँ पर बहुत सारे राइटर हैं, खास करके विक्रम सेठ की जो हम बात करते हैं तो वो काफ़ी काठमांडू इस तरह से लिखा, काठमांडू यानी नेपाल, उसके बाद चाइना तिब्बत वगैरह घूम करके, तो उन्होंने भी इसी तरह का एक लिखा हुआ है, खास करके काठमांडू करके चैप्टर करके। तो वो तो चलो नेवर में, ये अमेरिकन राइटर है, इनका क्या नाम है? शी इज़ अ फीमेल राइटर और इनका नाम क्या है? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक का जो जन्म है वो आपको 26 जून 1892 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 6 मार्च 1973 को हुआ था। इन्होंने लगभग 1934 तक यानी कि 1934 तक अपना जो मोस्टली समय है वो चाइना में गुजारा था, क्योंकि इसके फादर मिशनरी थे। मिशनरी होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जा कर के धर्म की बातें करता है, तो ये लिखा भी है और वो काफ़ी फेमस हुई। इनको 1938 में नोबेल प्राइज़ भी मिला गया, 1932 में पुलित्जर प्राइज़ भी मिला। ये सब चीज़ें थोड़ा और भी इनके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि पर्ल एस बक, जो यहाँ पर मेंशन है कि पर्ल एस बक, जैसे पहले मैंने बताया कि मेंशन है यहाँ पर, अमेरिकन बाय बर्थ वॉज रेयर इन चाइना, यानी कि इनका पालन पोषण चाइना में हुआ। बाय हर मिशनरी पेरेंट्स, शी टॉट in Chinese universities. She is known for her travel of memories. She wrote personal account of her visit to different countries in simple, lucid and effortless English. यानी कि दूसरे कंट्री जो इन्होंने घूमी है तो उनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा। She won the Nobel Prize, जो मैंने पहले बताया था, लिटरेचर in 1938. Notable among her chief work आर द गॉड्स अर्थ, ये काफ़ी फिक्शनल है। द गॉड अर्थ ये काफ़ी फेमस हुआ था अमेरिका में भी। अ नोवेल ऑन द चाइना एंड द कम माई बिलव्ड विद इंडिया एज अ बैकग्राउंड, ये कम माई, ये जो है ना कि माई बिलव्ड विद इंडियाज एज अ बैकग्राउंड, ये काफ़ी उतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन ये भी एक बुक है। द प्रेजेंट पीस इंडियाज थ्रू अ ट्रेवलर आइस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड, यानी कि ये जो इन्होंने जो एक बुक लिखा, यानी कि नॉवेल लिखा माई सेवरल वर्ल्ड्स, उसी का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कुछ पार्ट ले लेना उसका। विच इज़ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, इट शोज़ हर लव एंड द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन द इंडियन विलेज, यानी ये दिखाता है कि इंडियन पीपल जो है विलेज में जो रहता था उसके प्रति इनका जो लव और अफेक्शन है वो दिखा था। पढ़ते हैं आगे चैप्टर। इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड, ये जो लिखती है कि इंडिया हैज़ हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, यानी कि जब तक ये जब लिखी थी उससे पहले ये कहती है कि जो इंडिया है इनके लाइफ में बड़ा ही, मतलब इंडिया का जो बातचीत एक तरह से करके इनके लाइफ के बैकग्राउंड में, यानी कि इनके जीवन में इंडिया की बातें हमेशा रहा, यानी कि इंडिया, लेकिन इन्होंने विजिट नहीं किया था। बट आई हैव नेवर सीन इट होल, यानी कि पूरे इंडिया को मैंने देखा नहीं था। एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, यानी कि तब तक, उस समय तक, अनटिल नाउ। Yet the stories that our Indian family doctor and his wife told me when I was child had woven themselves into my growing dreams, and I had a long read everything that I could find about that country. यानी ये वो जब बच्ची थी, यानी ये जो कहते कि मैंने ट्रेवल नहीं किया था वो तब तक, येट द स्टोरीज ऑफ इंडियन, यानी कि इंडिया की जो स्टोरी है उसके क्या हुआ, उसके जो इंडियन फैमिली डॉक्टर थे और उनकी वाइफ जो था वो जब ये बच्ची थी तो इनको बताया गया था, और ये जो बताया गया था तो इनके माइंड में वो घूमते रहता था। वुमेन का मतलब होता है कोई चीज़ बुनना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वुमेन देम सेल्फ इनटू ग्रोइंग ड्रीम, यानी कि वो जैसे जैसे बढ़ रही हो रही थी,
बड़ी हो रही थी, तो उनके एक तरह से ड्रीम ये बन रहा था, ड्रीम कि कैसे मैं इंडिया ट्रेवल करूँगा इस तरीके से। एंड हैड अ लॉन्ग रीड एवरीथिंग, और ये चाहती थी कि इस चीज़ को मैं जा कर के देखूँ और समझूँ। From my father, I had learned of it through the Buddhism and the life history of the Lord Buddha। अब चूंकि लॉर्ड बुद्धा का जन्म इंडिया में ही हुआ था, इसलिए कि मैं उसके जो फादर थे उनके द्वारा इनको बुद्धा के जीवन के बारे में और बुद्धा कहाँ पैदा लिया था, इन सब चीज़ों के बारे में उसको बताया गया था। इसलिए इंडिया से इनका थोड़ा सा जो इनके डॉक्टर थे वो भी बताए थे और बाकी ये चीज़ भी पता चला, तो थोड़ा लगाव बढ़ते गया। The very word color reminds me of the variety of hue that the Indian life as various as our own American human sense। अब कहती है जैसे मैं कलर की बात करता हूँ, तो जैसे ही कलर की बात करता हूँ तो मुझे जो है इंडियन जो लोग हैं उस, अब यहाँ पर ह्यू का मतलब ही कलर होता है और ह्यू का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ ग्रुप्स। तो यानी जैसे ही वो कलर के बारे में सोचती है तो वो सोचती है क्या कि इंडियन का जो लाइफ स्टाइल है, यानी इंडियन लोग जो है वो भी डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट क्रीड के, डिफरेंट उसका जो एक्सप्रेशन है या उसका जो अपीयरेंस है वो सारे जो अलग अलग हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ह्यू की बात की, वैरायटी ऑफ ह्यू दैट इंडियंस लाइक एज अ वेरियस हैज़ ओन अमेरिकन। और ये कहती है कि इसी तरह के अमेरिका में भी ये चीज़ है, क्योंकि अमेरिका में भी डिफरेंट जगह से लोग जा करके रहते, तो उनका कि कलर भी और रहने का तरीका, ये सब चीज़ें। अब ये डिस्क्राइब करना शुरू की है, इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया। अब ये कहते हैं कि कश्मीर में जहाँ पर कि बहुत साल पहले, बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज लोग, काफ़ी सेवेज, मतलब कि जिसको लोगों की फिक्र ना हो, मारने काटने वाला, उन लोगों ने इन्वेड किया। इन्वेडर का मतलब होता है किसी के घर में, किसी के कंट्री में घुसना। तो उन लोगों ने कश्मीर के तरफ से, जो कि यूरोप के लोग थे, वो पेनिट्रेट किया था, यानी घुसा था। एंड द पीपल आर ऑफन फेयर। ये अब यहाँ पर जो पीपल है वो क्या है, काफ़ी फेयर हैं, और इनका जो कलर है वो क्या है, ओबेन हेयर। अब ओबेन का मतलब होता है, ये जो ओबेन एक होता है, ओबेन का मतलब कि रेडिश ब्राउन इन कलर, यानी कि उस कश्मीर के जो लोग होते हैं उसके बारे में बताया कि ओबेन कलर्स। ब्लूज आइज वुमेन्स आर ब्यूटीज हियर। अब यहाँ पर जो औरतें वगैरह हैं उनका क्या है, आइज ब्लू कलर का है। अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड अ कश्मीर मैन हु दो हिज हेयर इज़ अ डार्क। यानी अब कह रहे कि रिसेंटली जो उसकी दोस्त थी वो एक कश्मीरी मैन से शादी किया था, लेकिन उसका जो हेयर था वो डार्क था। हिज आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन, लेकिन उसका जो आँख था वो ग्रीन था। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज़ लवली क्रीम एंड द फीचर आर एज ए क्लासिक एज ए ग्रीक। अब जो हो स्किन कलर होता है कश्मीर के लोगों का, वो क्या होता है, वो लवली क्रीम कलर का होता है, और जो उसके फीचर्स होते हैं वो क्लासिक। क्लासिक का मतलब स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कलर का होता है, जैसे कि ग्रीक लोगों का जो होता है उसको। बट ऑल द पीपल इन इंडिया मस्ट बी रिकॉन एज बिलोंगिंग टू द कैसेशियन रेस। अब जो यहाँ पर लिखा है ना कि कोकेशन रेस कहते हैं, तो बट ऑल द पीपल इन इंडिया मस्ट बी रिकॉन, यानी कि बाकी सारे जो पीपल है इंडिया में, ये जरूर इस बात को, रिकॉन का मतलब होता है थिंक या बिलीव, या अपने आप को कंसिडर करना, एज बिलोंगिंग टू द कोकोनियन रेस। कोकोनियन का मतलब क्या होता है, एक फेयर स्किन वाले लोगों को कोकोनियन कहा जाता है। वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन साउथ, जो कुछ भी कलर है, जो भी कुछ कलर होगा जो साउथ के लोग हैं उसका, दो इट इज़ अ ब्लैक एज एन अफ्रीकन, जैसे कि उन लोग का कलर भी कैसे, जैसे साउथ इंडिया में जो कलर होते हैं इस तरीके की बात कही गई है। एंड इंडिया हैज़ अ अमेजिंग वे ऑफ अपेयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। कह रहा कि इंडिया का जो एक अलग स्टाइल होता है कि अपियरिंग इन अनएक्सपेक्टेडली इन अदर्स लाइफ, दूसरों के लाइफ में अपियर होना, मतलब दूसरों के साथ घुल मिल जाना, ये बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका, आज जो है जो लाइफ है साउथ अफ्रीका में, द इंडियन मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन एंड ब्लैक एंड वाइट। यानी इंडिया जो है तीसरा ग्रुप बन चुका है, कहाँ पर, अफ्रीका में। उसमें क्या है, अफ्रीका में एक ब्लैक है, एक वाइट है, और जो इंडिया है वो, क्योंकि उसका ना तो ब्लैक है ना वाइट है। फॉर दैट मैटर देयर वॉज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, एंड वाई
should there have been an Indian doctor in the Chinese port to train an American family? और कह रहा है कि अब फॉर दैट इसी तरह के जैसे जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में कहा ना कि जो इंडियन जो लोग होते हैं दूसरों के लाइफ में घुल मिल जाते हैं, इसी तरीके से फिर एग्जांपल दे रहा है कि फॉर दैट मैटर, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडियन फैमिली डॉक्टर जो है वो चाइना में क्या कर रहा है पोर्ट पे, और वो भी अमेरिकन फैमिली को मदद करने के लिए। तो यही बताने की कोशिश ऊपर किया है। रूमर्स ऑफ इंडिया प्रीस्ट, जो इंडियन प्रीस्ट है उसके बारे में जो रूमर है, फॉर दे आर ए मेमोरेबल पीपल, कि वो उनकी जो यादाश्त हो वो याद करने वाले पीपल हैं या उसकी यादाश्त तगड़े होते हैं। ड्रामेटिक एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग द ड्रामेटिक लाइफ्स, और काफ़ी ड्रामेटिक होते हैं, एक तरह से लोगों के साथ घुल मिल जाते, बड़ा इंटरटेन करते, ये बात कह रहे हैं। यू सी इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग्स ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पर परमिट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड, कि स्प्रेड मतलब फैलाना थ्रू अ समथिंग। तो इसका कह रहे कि यू सी इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ को कैसे जो है इंडिया का ये स्टाइल रहा है कि उसको ह्यूमन लाइफ को बढ़ावा देना इस तरीके से, permitting human lives, and consider how India has managed merely by maintaining her independence। और ज़रा सोचे कि कैसे इंडिया जो है मैनेज किया अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में, एंड यस बाय प्रोड्यूसिंग द सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर ऑफ फ्रीडम। और कितने ही कम समय में जो इंडियन पीपल जो है इतना इंटेलिजेंट पीपल पैदा लिया जिसका कि वर्ल्ड में चर्चा होने लगा। एंड दे हैव पुट टू गुड यूज़ ऑफ बेनिफिट द इंग्लिश गेव एंड द लेफ्ट। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी इंग्लिश छोड़ करके गए थे, इंग्लैंड छोड़ के गए थे, उसका कितना अच्छी तरीके से यूज़ किया, अपने नॉलेज का किस तरीके से यूज़ किया। ऑफ द वेस्ट द प्योर एंड एक्सक्यूजिटली इनिशिएट इंग्लिश टोन मैन एंड वुमेन एजुकेट ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्लोब। और किस तरीके से है जो अच्छी तरीके से इंडियन पीपल जो है इंग्लिश को बोलता है, मैन और वुमेन जो है वो इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलता है और उसको यूज़ करता है। फिर कहता है यानी दोनों साइड ग्लोब के। विटनेस द नेहरू एंड विद हिज होस्ट ऑफ द मैन लर्निंग हाउ टू गवर्न। जरा मैंने कि वो कह रहे कि मैं इस चीज़ का भी वो कह रहे कि साक्षी हूँ कि कैसे नेहरू और उसके जो कलीग वगैरह थे कैसे जो है सीख रहा था कि कैसे इंडिया को गवर्न करना है। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द, यानी विजयलक्ष्मी पंडित जो थी नेहरू जी की बहन, वो कैसे जो है वो यूएनए की पहली प्रेसिडेंट बन गई। तो यही बात कर रहे हैं कि कैसे जो है इंडिया जो कि अपने आप को सीख रहा था और फिर तुरंत में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद डोमिनेट करना शुरू किया। फर्स्ट लेडी हुई जो जाके यूएन में जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे बन गई, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजन्स एक्सचेंज इन कोरिया एंड इंडियन जनरल हु वॉन द ट्रस्ट ऑफ ऑल। और जो मैन इन चार्ज थे कोरियन में वो कैसे जो है लोगों का दिल जीत दिया। Even the blustering and the accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India। यानी आप कह रहे हैं कि even the blustering यानी कि इंडिया पे जो ब्लेम किया जाता है, ब्लस्टर का मतलब होता है कोई चीज़ आप बढ़ा चढ़ा करके मतलब लॉडली बोलना। तो इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूजेशन एट होम, यानी कि लोग जो इंडिया के बारे में बोल रहा था या एक्यूजेशन लग रहा था घर में इंडिया या एब्रॉड में, नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस, यानी कि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो चेंज नहीं हुआ। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म परमिटिस द आवर वर्ल्ड लाइफ। और फिर क्या किया कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं हुआ। एंड दिस कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब कम्प्लीटली अनवे, ये जो कॉन्फिडेंस था वो चेंज नहीं हो रहा था। और ये जो आइडियलिज्म है कि हमको इस तरीके से लाइफ जीना है, ये करना है, परमिट होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैला दिया। वट डिड आई गो टू इंडिया टू सी। अब वो कह रहा है कि मैं इंडिया क्या करने गई थी, क्या देखने के गई थी। नॉट ताजमहल ऑल दो आई, कह रहा कि मैं इंडिया इसलिए नहीं गई थी मुझे ताजमहल देखना था, लेकिन फिर भी मैंने देखी। ऑल्दो आई डिड सी इट एंड बाय मूनलाइट नॉट फतेहपुर सिकरी, ऑल्दो आई, कह कि मैं फतेहपुर सिकरी में जो मूनलाइट दिखता उसको देखने नहीं गई थी, लेकिन फिर मैंने फिर भी देखा। नॉट द ग्लोरीज ऑफ द एम्पायर न्यू दिल्ली, यानी कि राजा रजवाड़ों का जो किला वगैरह बना हुआ है दिल्ली में उसको देखने नहीं गई थी, फिर भी देखी। ऑल्दो डिड आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन
टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि मैं इंडिया इसलिए गई थी देखने के लिए, सुनने के लिए कि दो तरह के जो इंसान वहाँ पर रहते हैं, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़ एंड द पीजेंट्स इन द विलेज, यानी कि शहर में जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं पढ़े लिखे वो, और गांव में जो फार्मर रहते हैं उनको देखने के लिए गए थे। दीज आई मेट इन द लिटिल रूम इन द सिटी, यानी कि इन लोगों को मैंने जो छोटे छोटे शहर में जो छोटे छोटे रूम वहाँ पर मैंने मिला, एंड द लिटिल हाउस इन द विलेज, और छोटे छोटे जो घर गांव में थे वहाँ पर इन लोगों से मैंने मिला। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स फॉर द फ्रीडम, और फिर मैंने सुना उन लोगों का क्या प्लान था फ्रीडम के लिए। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दैट द वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल, यानी जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो मानते थे कि वर्ल्ड वॉर जो था इनएविटेबल था। इनएविटेबल का मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता है। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट दे फेल्ट वर ब्रोकन प्रॉमिस ऑफ इंग्लैंड, यानी वो लोग काफ़ी निराश थे, इंडियन काफ़ी निराश थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने प्रॉमिस किया था इंडिया को कि आप हमारा साथ दीजिए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग खाली करके चले जाएंगे। तो यही कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया जो है साथ तो दिया, लेकिन वो काफ़ी निराश थे क्योंकि इंग्लैंड ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा किया। द इंग्लिश दे डिक्लेयर हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू पीपल, और इंडिया जो इंग्लैंड था उसका कोई इरादा नहीं था कि वो फ्रीडम जो है यहाँ पर रिस्टोर करे। आई कुड बिलीव इन, अब ये बातें जो है नरेटर करे कि मैं इस बात को समझ सकती थी, फ्रेश एज आई बॉर्न फ्रॉम चाइना, चूँकि जिस तरीके से मैंने चाइना में बॉर्न किया, पैदा लिया, तो मैं इस बात को जानती हूँ। वेयर यानी चाइना में, वेयर द पीरियड ऑफ द पीपल्स tutelage seems endless and self-government further of every years. When you are ready for independence, conqueror have always said to the subject criteria, यानी कि वहाँ पर भी यही होता था कि जब आप इंडिपेंडेंस के लिए तैयार होते तो कहता थे आज करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन वहाँ पर हुआ नहीं। बट हु इज़ टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम्स, अब ये कौन इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि वो मोमेंट कब आएगा कि आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा। एंड हाउ कैन द पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग इट, और कैसे इंसान सीखेगा कि उसको अपने आप को गवर्न करना है जब तक कि वो गवर्न नहीं करेगा। बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के कैसे पता चलेगा। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद अपने आप को गवर्न करना सीखा, लेकिन जब तक चांस नहीं मिलता तो सीखता कैसे। सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडियन वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड, अब जो इंडियन लोग थे वो क्या थे, रेस्टलेस मतलब कोलाहल थे, काफ़ी बेचैन थे, और एम्बिटर्स का मतलब होता है वेरी एंग्री। एंड सेट थ्रू आवर्स वॉचिंग देयर फ्लैश डार्क आइज, और फिर वो कह रहे कि बैठ करके मैं ये देखती थी कि कैसे उन लोगों के आंखों में काफ़ी ये गुस्सा था, ये था कि कैसे उन लोगों के साथ ये चीज़ हुआ है। हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, द प्योरेस्ट इंग्लिश इनटू विच दे पोअर्ड देयर फीलिंग्स, अब वो कह रही नरेटर जो कि अमेरिकन थी कि मैंने सुना कि कैसे किस तरीके से फराटेदार इंग्लिश वो लोग बोलते थे और अपने फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द प्लान देन वॉज दैट व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, अब इंडिया का जो प्लान था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, इंडिया वुड रिवील इमीडिएटली अगेंस्ट द इंग्लैंड एंड कंपेल हर बाय कॉम्प्लिकेशंस टू सेट फ्री, कि प्लान ये था कि जैसे वर्ल्ड वॉर शुरू होगा इंडिया क्या करेगा, फोर्स करेगा, कंपेल मतलब मजबूर करना, इस कॉम्प्लिकेशंस यानी ये उलझन वाला जो समय है, क्योंकि इंग्लैंड उधर फाइट कर रहा होगा, इंडिया इधर मजबूर करेगा कि आप यहाँ खाली करके जाओ। दे वुड नॉट फोर्स्ड, अब क्या हुआ, लेकिन उनको फोर्स नहीं किया गया, एज दे डिसाइडेड, जैसे डिसाइड किया। दे हैड बीन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू फाइट एट द इंग्लैंड्स कमांड, जैसे उन लोगों ने डिसाइड किया था इंडियन ने कि हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के साथ कमांड किया था। एंड देन आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, and then young India said proudly, we will ourselves decide whether we should wish fight at the England side or against her। अब इंडियन लोग जो थे उन्होंने डिसाइड किया, उनकी वो कह रहे थे कि हम लोग खुद डिसाइड करेंगे क्या हम लोगों को इंग्लैंड के साथ फाइट करना है या इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट करना है। What they did not reckon on, क्या उन लोगों ने किया ये याद रखने वाली बात नहीं है। When the time came, जब समय आया, was the savaries of the Nazi and the aggregation of Japan in Asia, अब ये उन लोगों ने क्या, इंडियन ने क्या किया कि
जो सेवरीज का मतलब क्या होता है, बारबेरियंस, जो नाजीब का था ना, जर्मनी का जो था, तो व्हेन दे perceives that they must choose between the Axis and the England, they choose English। यानी अब नरेटर का ये स्टेटमेंट है कि जब उन लोगों के बीच में रास्ता आया कि क्या जर्मनी का साथ दिया जाए या इंग्लैंड का साथ दिया, तो उन लोगों ने, भारत ने इंग्लैंड का साथ दिया। अवेयर दैट, यानी कि इस बात से परिचित था कि इन स्पाइट ऑफ मेनी इनजस्टिस दे वर चूजिंग बिटवीन द बारबेरियन एंड सिविलाइज। यानी इतने सारे इनजस्टिस इंग्लैंड के लोग ने किया, नहीं अंग्रेज़ों ने किया भारत पे, लेकिन इंडियन जो थे उन्होंने क्या चूज़ किया, उनको चूज़ करना था बारबेरियन और सिविलाइज के बीच में। बारबेरियन किसको कहा गया, जर्मनी जो स्टाइल था, वो हिटलर का जो स्टाइल था। दे पोस्टपोन्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, यानी इंडियन ने जो है, जो फ्रीडम का वो था कि हम लोग इसी बीच में फाइट करेंगे, पोस्टपोन कर दिया। गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री अंटिल द वॉर वॉज ओवर। लेकिन इस बीच में गांधी जी ने इंग्लैंड, अपना जो है कंट्री के अंदर में जो है इंग्लैंड का साथ विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपना जो है वॉर ख़त्म होने तक लोगों को तैयार कर रहा था। एंड द वाइजेस्ट माइंड इन इंग्लैंड अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड रिटर्न इंडिया टू देयर पीपल। और जो बुद्धिमान लोग थे वहाँ पर इंग्लैंड में, यानी कि जो वाइजेस्ट माइंड थे इंग्लैंड में, उन्होंने समझ गया कि अब दुनिया बदल रहा है, इसलिए इंडिया को, उसके पीपल को रिटर्न कर दिया जाए। इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फॉर इंग्लिश मैन, यानी कि इतने सारे अपोजिशन के बावजूद भी इंग्लिश मैन के द्वारा, एंड द अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया, और जिसको उतना एशिया के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, व्हाट विजडम वाज, यानी कि क्या ज्ञान होता है। नॉट इवन द चर्चिल, यानी कि अब ये कह रहा है कि इंग्लैंड ने जब इंडिया को रिटर्न, यानी कि स्वतंत्रता देने की बात कही, तो बहुत सारे वहाँ लोग थे जो इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे थे, इवन कि चर्चिल को भी। और यही नरेटर कह रहे कि उनको पता नहीं था कि इंडिया में कितने विजडम वाले लोग, सॉरी एशिया में कितने विजडम वाले लोग रहते हैं। तो इवन चर्चिल को भी ये बात ये पसंद नहीं था, और चर्चिल ने प्रोफेसी किया था कि ब्लड बाथ होगा, यानी कि काफ़ी, ब्लड बाथ का मतलब होता है कि काफ़ी खून खराबा होगा। सो द चर्चिल प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ पार्टली फुलफिल एट दैट, कुछ हुआ भी, कुड प्रिवेंट द इनएविटेबल, या अब ये जो ब्लड बाथ हुआ उसको रोका जा सकता था। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड, इंडिया इंतज़ार करता, जितना समय तक उसको इंतज़ार करना चाहिए था उतना समय तक इंतज़ार किया, किस चीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए। एंड द पीजेंट्स, यानी फार्मर एंड इंटेलेक्चुअल्स वर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशंस, और जो पीजेंट्स थे और इंडिविजुअल्स थे वो सेम साइड थे। इनविंसिबल का मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, यानी कि अब तैयार थे, अब उसके विल के, यानी कि जो फार्मर थे, यानी इंडियन लोग जो थे वो पूरी तरीके से तैयार थे, अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हराया नहीं, इसीलिए इनविंसिबल लिखा हुआ। इट वॉज गांधीज स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली दैट द बोथ पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट बी वॉर्न टू वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्रीज। ये यानी गांधी का स्ट्रेंथ था कि जो फार्मर जो है और इंटेलेक्चुअल जो है दोनों मिल करके इस चीज़ को जीत सकता है। हिज होल्ड वॉज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन द बोथ, यानी गांधी का जो पकड़ था दोनों पे इक्वली था, फार्मर पे भी और इंटेलेक्चुअल्स पे। सो ही अचीव हिज एंड, और इसीलिए गांधी ने, सो ही अचीव हिज एंड्स विदाउट अ वॉर, और गांधी ने इसीलिए जो है अपना जो लक्ष्य था यानी कि फ्रीडम का, उसने बिना झगड़े के, बिना वॉर के अचीव कर लिया। और इसी लाइन पे अमेरिका की जो राइटर है वो कहती है, परहैप्स वी अमेरिकन डू नॉट yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom। और इसीलिए कहते हैं कि हम जो अमेरिकन है वो अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए जो इंडिया ने हम लोग को समझाया कि जो इंडिपेंडेंस जीत लिया बिना झगड़े के। बिसाइड्स हर माइटी ट्रायम्फ ऑफ द ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक इन साइज एंड कंसेंट, यानी अमेरिका में भी काफ़ी झगड़ा हुआ, तो इसीलिए कह रहा है कि बिसाइड्स हर माइटी ट्रायम्फ, ठीक है विक्ट्री मिला, लेकिन जो कंसेप्ट था लोगों का वो काफ़ी, यानी इंडिपेंडेंस जो है वो श्रिंक हो गया, क्योंकि लोगों के काफ़ी
नुकसान हुआ, ये बात इंडिया में नहीं हुआ, इसीलिए कह रहा कि इंडिया से सीखने की ज़रूरत थी। इंडिया हैज़ टॉट अस ह्यूमैनिटी अ लेसन, इंडिया ने हम लोगों को मानवता का जो लेसन है वो पढ़ाया। एंड इट इज़ आवर पेरिल इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, नरेटर कह रही है, अमेरिकन नरेटर कह रही है कि ये बड़ा डेंजर होगा कि अगर हम इस चीज़ को नहीं सीख पाए। पेरिल का मतलब होता है डेंजर्स। द लेसन दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, यानी लेसन क्या इंडिया ने सिखाया कि झगड़ा और मारना कुछ भी अचीव नहीं करता है नुकसान के अलावा। एंड द नोबेल एंड इज एश्योर ओनली इफ मीन्स टू अटेन इट आर द पीस विद इट एंड ऑल्सो द नोबेल। अब कहता है कि नोबेल एंड जो होगा वो तभी अचीव होगा जिसका मतलब होता है कि अगर आप शांति हो तो। द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट द कॉलोनिज्म हाउवर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेज। अब कह रहा है रियल इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट का मतलब होता है चार्ज। तो ये जो रियल इंडाइटमेंट था, यानी जो रियल चार्ज था कि जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, वो इतने दिन तक राज करने के बावजूद भी वो कहाँ मिल सकता था, वो गांव में। तो कह रहे रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट इंग्लिश कॉलोनियल हाउवर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेज ऑफ इंडिया, यानी कि विलेज में ये चीज़ दिखा जा सकता है कि कितना पतन हुआ लोगों का, या इंग्लैंड जो है कैसे जो है डेवलपमेंट का काम नहीं किया यहाँ पर। देयर वॉज ए रॉट एट द टॉप, रॉट का मतलब कि माने बहुत बड़ा स्थिति, खराब स्थिति था। टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेन इन द इंग्लिश स्कूल फॉर अ जॉब एंड दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज। बहुत सारे जो लोग थे उसको इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, और लेकिन जो जॉब की स्थिति थी बहुत कम था, क्योंकि सिर्फ सिविल सर्विसेज में नौकरी होती थी। द टाउन जो शहर था एंड द सिटीज़ वर फ्लोटिंग विद द अनहैप्पी यंग मैन। अब यहाँ पर फ्लोटिंग का मतलब कि बबलिंग, माने उबल रहा था, किससे? अनहैप्पी यंग मैन से। जैसे आजकल देख रहे हैं कि ये जो आपका पेंडेमिक चल रहा है, महामारी, तो इससे पहले ही रोज़गार की स्थिति इतनी ख़राब थी, और तो और हो गया, यही बात अभी है। So, young man, culture and the well-educated who could not find no job and not allow by the old super structure of empire to create them, यानी वो तो ना तो उसको जॉब मिल रहा था, और ना जो ये सुपर स्ट्रक्चर एम्पायर था इंग्लैंड का, वो भी उनको कुछ करने नहीं दे रहा था। बट द रियल प्रूफ ऑफ द इविल आई से अगेन वॉज इन मिजरेबल विलेज, लेकिन इन सब के बावजूद में सबसे जो खतरनाक इविल का मतलब होता है खराब, जो खराब स्थिति थी, वो नाइटर करके मैं फिर से कहूँगी, वो कहाँ था? विलेज में। आई थॉट आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना, नरेटर करिए कि मैं सोचती थी कि चाइना में जो मैंने गरीबी देखा था वो काफ़ी ज़्यादा था। येट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेज आई न्यू दैट द चाइनीज़ पीजेंट्स वॉज रिच इन कंपैरिजन। जब मैंने इंडिया में गरीबी देखा तो मुझे लगा कि जो इंडिया का चाइनीज़ फार्मर जो था इंडियन से थोड़ा सा अच्छा था। ओनली द रशियन पीजेंट आई हैव सीन ईयर्स बिफोर could compare with the Indian village, although the Russian was a very different creatures। यानी कि रशिया का जो स्थिति था वो ख़राब था, लेकिन रशिया के बारे में क्या करें, उसका जो वो लोग जो थे वो डिफरेंट क्रिएचर, उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो अब किस कंसर्न में कर रही है वो पीजेंट समझे। वैसे भी एक चीज़ और बता दें कि रशिया के बारे में हमेशा अमेरिका का एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, एंड इन्फीरियर इन मेनी वेज, और वो कह भी रही है कि जो रशिया का जो फार्मर था वो इन्फीरियर हुआ करता था। फॉर द इंडियन पीजेंट्स वॉज लाइक द चाइनीज़ इन, यानी कि इंडियन पीजेंट्स किस तरह का था, जैसे चाइना में उन्होंने देखी थी। बीइंग अ पर्सन इनेटली सिविलाइज, यानी इनेटली का मतलब होता है कनेक्टेड विद द क्वालिटी, यानी कि इंडियन जो पीपल थे वो एकदम चाइनीज़ के तरह थे और बड़ी ही सिविलाइज लोग थे, और इसीलिए वो रसिया से कंपेयर नहीं किया इंडिया का। तो यानी गरीबी थी यहाँ पर, चाइना से ज़्यादा गरीबी थी, लेकिन यहाँ और इसीलिए रसिया का कंपेयर नहीं किया, चाइना का कंपेयर किया कि यहाँ के जो फार्मर वगैरह थे वो सिविलाइज थे। द मेच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज ह्यूमन फैमिली लाइफ्स एंड द प्रोफाउंड फिलोसफिकल रिलीजन्स हैड शेप हिज माइंड एंड द सोल, यानी आप कह रहे हैं कि मेच्योरिंग, यहाँ के जो मेच्योर कल्चर था वो लोगों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से ह्यूमन फैमिली जो था, परिवार जो था उसको, और उसमें प्रोफाउंड
यानी उन लोगों में एकदम फिलोसफिकल जो है रिलीजियस फिलोसफिकल चीज़ें जो था भर देता था। इस तरीके से इन लोगों का माइंड और सोल जो था बड़ा अच्छा था। एंड इवन दो ही कुड नॉट रीड राइट, यानी ये जो फार्मर वगैरह थे ये लिख पढ़ नहीं सकते थे, फिर भी ये दिल से और दिमाग से काफ़ी अच्छे थे। एंड द चिल्ड्रेन, फिर बच्चों के बारे में कहती है, द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेज हाउ दे टोर एट माई हार्ट, कहते कैसे देख करके मेरा दिल मैंने पिघल जाना, टूटना या भर जाना कह सकते हैं। थिन बिग बेली, यानी पतले हुआ करते थे, बड़े बड़े पेट हुआ करते थे। एंड ऑल विद ह्यूज सेड डार्क आइज, और सबकी आंखें जो होती थी काले हुआ करते। आई वंडर, चूँकि यहाँ का जो पीपल उसके आँख काले होते हैं, यही बात ये कहने की जो ब्रिटेन वगैरह में होता है, अमेरिका वगैरह, सबके ऐसे नहीं होते। आई वंडर्स दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ। अब कह रहे कि मुझे आश्चर्य लगता है कि अगर कोई भी इंग्लिश मैन इन लोगों को देखे और फिर अपने आप को कहता एक्यूज ना करे तो मैं मानने वाली नहीं हूँ, या उन्हीं के कारण ये सब हुआ, ये कहने का मतलब। फिर कहती 300 ईयर्स ऑफ द इंग्लिश ऑक्यूपेशन एंड द रूल, 300 साल तक उन लोगों ने शासन किया। एंड कुड बी एंड कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, यानी 300 साल तक राज किया और फिर इस तरह के बच्चे यहाँ देखने को मिल रहे। यस एंड द मिलियंस ऑफ देम, और यही नहीं, इसी तरह के ने इससे मिलियन यानी करोड़ों में जो है लोग हैं इस तरह के। एंड द फाइनेंशियल एंड द फाइनल इंडाइटमेंट श्योरली वॉज द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स है। और फिर कह रहा है कि और जो फाइनल इंडाइटमेंट था यानी चार्ज था इंग्लैंड पे, वो इंडिया का जो लाइफ स्टाइल था, लाइफ साइकिल, वो मात्र 27 ईयर्स था, यानी कि 27 साल में लोग मर जाते एवरेज इंसान का। नाउ नो वंडर देन द लाइफ वॉज हेस्टेन, ये आश्चर्य की बात है कि लाइफ जो था वो काफ़ी स्पीड से था इस तरीके से। दैट द मैन मैरिड वेरी यंग सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन, इसीलिए इंसान जो थे बचपन में ही शादी हो जाता था अर्ली एज में, ताकि उसके बच्चे हो सके थे। एज मैनी एज पॉसिबल, जितना तक हो सके। बिफोर ही डाइड, जब तक वो पैदा ले तब तक काफ़ी सारे बच्चे उसके हो जाते थे। आई लव्ड इंग्लैंड रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नी देयर, अब ये कहती है नरेटर कि मुझे इंग्लैंड पसंद था और जो मैंने वहाँ ट्रेवल किया था उसकी जर्नी को, ये कहती है। बट इन इंडिया आई सॉ इन द इंग्लैंड आई डिड नॉट नो, लेकिन इंडिया में जो मैंने इंग्लैंड को देखा, इस इंग्लैंड को मैं नहीं जानती थी, यानी जिस इंग्लैंड को जानती थी उसको तो अच्छा मानती थी, लेकिन यहाँ जिस इस इंग्लैंड को देखी उसने, वो कहना ये इंग्लैंड तो है नहीं, इसका मतलब कितना क्रूएल था, यही बात कह रही है। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू सी दैट इफ़ द इंग्लिश इन मैनी वेज द फाइनेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, और मैं इस बात को मजबूर हो गई समझने से कि अगर एंड इफ़ आई वॉज फोर्स टू सी दैट द इंग्लिश, जो इंग्लैंड के लोग हैं, इन मैनी वेज फाइनेस्ट पीपल ऑन द, यानी कि दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं, पीपल हु ब्लेस द वे ऑफ ऑल ऑफ अस टू अचीव द राइट ऑफ मैन एंड रूल देम सेल्फ, तब जो दुनिया में सबसे अच्छे हैं और वो सब जगह जा कर के शासन करे, ये करे। इफ़ द कॉलोनियल कुड सो करप्ट इवन दीज, अगर कॉलोनियल जो है यानी कि कॉलोनी जो बनाता था इंग्लैंड, यानी कि यहाँ पर शासन जो करता था वो इतना करप्ट है, देन इंडीड नन ऑफ अस कुड डेयर बिकम द रूलर ऑफ एम्पायर। तो फिर कह रहा है कि अगर वही बात यहाँ पर लास्ट में कह रहे हैं कि अगर वो इंग्लैंड के लोग कहते हैं कि वो पृथ्वी पे सबसे अच्छे लोग हैं, यानी कि है ना कि फाइनेस्ट पीपल ऑन द अर्थ हु ब्लेज देयर वे ऑफ ऑल ऑफ अस, यानी कि वो इस तरीके से लोगों को, ब्लेज का मतलब क्या होता है, बी ब्राइटली लिट, यानी कि लोगों को एक तरह से इनर्जाइज करता है, एक तरह से करता है। अचीव टू द राइट ऑफ द मैन, यानी लोगों को सिखाता है कि आपका जो अधिकार है उसके लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब सिखाता है। और अगर ये सब बात है, लेकिन अगर कॉलोनियल इतना करप्ट है कि इंडिया में 300 साल राज किया और इतनी गर्भ स्थिति कर दी, तब फिर नरेटर कहती है देन इंडीड नन ऑफ अस कुड डेयर बिकम द रूलर ऑफ एम्पायर। तो फिर कहती है कि हम लोग ऐसा कभी कोशिश नहीं करेंगे कि किसी कंट्री का रूलर बनेंगे, एम्पायर खड़ा करेंगे, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक तरफ आप अच्छे हैं, दूसरे तरफ इस तरीके से बुरे तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, तो नाइटर कहती है कि फिर हम लोग इस तरीके का नहीं बनेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट
में फिर बनाऊंगा, सेकंड पार्ट उसके बाद आना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अब इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे।